उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। आपके साथ मैं हूँ दीक्षा कोहली। आज हम साइकिल चलाने वाले हैं और आपको बता दें कि आज हमारे साथ हैं तो सोलो साइकिलिस्ट आशा मालविया, जिनकी कहानी आज हम जानेंगे सिर्फ और सिर्फ सनसेट टीवी पर। तो देखते ना भूलिए, ये बहुत ही खास एपिसोड है अपना आसमां का। जैसे कि अब हम तो दिल्ली में साइकिलिंग कर रहे हैं, AQI यहाँ पे बहुत ख़राब रहता है, तो क्या कोई संदेश है जो यहाँ के लोगों को देना चाहोगे? हाँ मैम, मैं दिल्ली वाले लोगों के लिए, सभी के लिए संदेश देना चाहूँगी कि वाकई यहाँ का जो पोल्यूशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति को, पोल्यूशन लेवल को, बीमारियों को कम करने के लिए जब भी आपको टाइम मिले, थोड़ा बहुत गाड़ी की जगह आपको साइकिल का यूज़ करना है, ताकि हम फिट इंडिया का जो संदेश है उसको भी हम प्रमोट कर सके और हम खुद भी फिट रह सके और अदर कंट्री को भी ये संदेश दे सके। तो सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं उनसे जिन्होंने पूरे देश में साइकिल चलाकर नाम रोशन किया है और एक संदेश दिया है कि अगर एक बेटी अपने घर के बाहर निकल जाए और एक संदेश के साथ निकले तो वो पूरे देश को जोड़ सकती है। और आशा मालविया मेरे साथ हैं, जिन्होंने एक प्रण लिया कि वो अपने घर से कदम बाहर निकालेंगी, साइकिल से पूरे देश की यात्रा करेंगी और 28 राज्यों में जाकर एक नारा बुलंद करेंगी कि नारी अब सशक्त है, नारी सेफ है इस पूरे देश में, और साथ ही एक बेटी अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। बहुत बहुत स्वागत आशा आपका अपना आसमान में। ज़िंदगी की जो शुरुआत है आपकी वो बड़ी कष्टदायी है। आप 2 साल की थी, आपकी बहन मुझे लगता है कुछ दिनों की थी जब आपने अपने पिता को खो दिया, और देखें तो आपकी ज़िंदगी वहाँ से बिल्कुल परिवर्तित हो गई। आपकी माताजी जो हैं वो मज़दूरी किया करती थी, और आपके पैदा होने से पहले भी और बाद में भी, लेकिन एक नन्ही सी बच्ची, 2 बच्चियाँ जिनके सर से पिता का साया हमेशा के लिए छूट जाता है, वहाँ से ज़िंदगी कैसी होती है, क्या संघर्ष रहता है? मैम, जो मैंने अपनी मम्मी को देखा था मजदूरी करते हुए, और ना ही हमारे पास घर वगैरह था। मैं 5th क्लास में थी, तभी मैं गाँव में से हम लोग खाना वाना लेके आते थे और वही हम लोग खाते थे। मतलब एक टाइम का खाना हमें मिलता था, एक टाइम का तो कभी कभी नहीं मिलता था। तो मुझे लगता था कि ज़िंदगी में चाहे जो भी हो, मतलब बहुत अच्छा काम कुछ करना है, बहुत अच्छा इंसान बनना है, और चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए मुझे कभी हार नहीं मानना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सभी कहते हैं कुछ दिन के लिए होती है। तो मैंने खुद पहले गेम खेलना चालू किया 7 क्लास से, और गेम खेलते खेलते मैं 3 नेशनल मेडल लेके आई। मेडल लाने के बाद जो साइकिल की जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं मेरी 8th क्लास से शुरू होती है, जब मुझे एक पुरानी सी साइकिल मिलती है। और वो पुरानी सी साइकिल, मेरी मम्मी के पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने 5th गाँव में पढ़ाई किया और 6th क्लास से मैंने शहर में एडमिशन लिया था, मेरे घर से 6 किलोमीटर, लेकिन मैं डेली पैदल जाती थी, 6 किलोमीटर पैदल आती थी, मतलब 12 किलोमीटर। और 11-12 साल की मैं रही होंगी। उसी टाइम से मेरी लाइफ की शुरुआत हो जाती थी। जो कहते हैं ना कि सपने बहुत बड़े होते हैं, और सपने बड़े देखना अच्छी बात है, उनसे खुशी भी होती है, लेकिन जो सपने को डायरेक्शन देना पड़ता है वो मेरा उस 6th क्लास के बाद से मैंने अपने सपने को डायरेक्शन देना चालू किया। और 10th क्लास तक मेरे 3 नेशनल मेडल आ गए। फिर मैंने एक जॉब करना स्टार्ट कर दिया। 10वीं क्लास के बाद आपने जॉब ज्वाइन कर ली? यस मैम, क्योंकि जो मेरे घर का हालात था वो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, पहले मेरा घर, क्योंकि हमारी मम्मी के पास घर नहीं था, तो जब बारिश होता था ना तो हमें कहीं ना कहीं एक कोने में बैठे होते थे। तो मुझे लगता था मैं पहले अपनी मम्मी का घर बनाऊंगी, मेरी बहन का शादी करूंगी और उसके बाद मैं कुछ बड़ा करूंगी।
क्योंकि वो होता है ना, पहले घर की जिम्मेदारियाँ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैम, वो कहीं ना कहीं पूरा करने का जो भाव होता है हम अपने घर से सीखते हैं। और जिम्मेदारियाँ 2 प्रकार की होती हैं, मैंने कहीं ना कहीं ये भी देखा है, या तो हम हमें मिलती है या वो हमें दी जाती है। जैसे अभी जो मेरी लाइफ है, मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि जो पहले वाली मेरी लाइफ थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास थी, वो कहीं ना कहीं मुझे ऊपर वाले ने दे के भेजा था कि मैं इतनी कैपेबल उस टाइम पे भी थी और आज भी हूँ कि मैं उस जिम्मेदारी को पूरा कर सकूँ, इसलिए वो मेरे पास थी। तो 10th क्लास से ग्रेजुएशन तक प्राइवेट नौकरी किया, और नौकरी करके एक छोटा सा घर वर बनाने के लिए एक ज़मीन खरीदा, और साथ ही नौकरी करने के बाद मैंने मैराथन वगैरह चालू किया, और इंडिया का कम से कम 20 मैराथन, हाफ एंड फुल मैराथन में भागती हूँ। और उस मैराथन में भागने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता था कि मुझे इसका प्राइज़ मनी चाहिए। उस प्राइज़ मनी को इकट्ठा कर करके मेरा जो घर था वो बनाया, घर बनाने के बाद बहन का शादी किया। तो यही मेरी लाइफ का शुरुआत रही है, और उसके बाद तो मैं बस आगे आगे आती गई। आशा, क्या जज्बा है, आप कभी घबराई नहीं इस दौरान कि बहन छोटी है, उसकी शादी आपको करनी है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, जी, सर पर छत नहीं है, एक घर भी बनाना है, और आप इतनी बड़ी भी नहीं थी, आप बहुत छोटी थी और जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी, कभी लगा नहीं कि ये ज़िंदगी कैसी है? मेरी उम्र चाहे कम थी, लेकिन मेरी माँ ने कभी उस लेवल से मेरे बारे में सोचा नहीं था ना कि मेरी उम्र कम है, और ना ही मैंने कभी ये देखा है कि मेरी उम्र आज 18 साल की, 20 साल की, 21 साल की। मुझे ये लगता था जो जिम्मेदारियाँ मेरी है ना, जो मेरे गोल है मेरी ज़िंदगी के, सबसे पहले मुझे उसे पूरा करना है। इसीलिए कभी एज का आज तक भी मैंने एज का नहीं सोचा मैम। 26-27 साल में मैं एज के बारे में सोचती नहीं। मुझे लगता है वो कहते हैं ना, एज इज़ जस्ट अ नंबर। एब्सोल्युटली। तो एज इज़ जस्ट नंबर ही है मैम आज भी। बिल्कुल। मुझे लगता है कि बहुत सी बच्चियाँ, बहुत सी महिलाएं जो इस वक्त आपको सुन रही हैं, वो निश्चित रूप से बहुत इंस्पायर हो रही होंगी, क्योंकि शायद जिस उम्र में आपने इतना कुछ कर लिया, उस उम्र तक एक बच्ची ये भी तय नहीं कर पाती कि उसे अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। जी मैम। तो आप ऐसी कई सारी बेटियों के लिए एक प्रेरणा है। अच्छा, ये बताइए आशा, कोविड के बाद 2022 में अचानक से आपको ऐसा क्या जहन में आया कि आपको लगा कि भाई साइकिल से पूरे देश के भ्रमण पर निकल जाते हैं? 28 राज्य पूरे साइकिल से करना आसान नहीं है, कैसे आया मन में? मैम ये मन में तो मेरे 2020 से आया था कि जब ये कोरोना आया था, कि कोरोना मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, कहीं ना कहीं मैं साइकिल चला के जो फिजिकल फिटनेस है उसको मतलब लोगों को फिट रहने के लिए इंस्पायर कर सकती हूँ। तो दिमाग में वही था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उस टाइम पे जो हमारे देश की बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर पेपर के हर रोज कहीं ना कहीं किसी कोने में ये लिखा होगा, आज महिलाओं के साथ इस राज्य में ऐसा हो गया, उस राज्य में ऐसा हो गया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि क्या हमारा भारत देश ऐसा है? मैं लोगों को फिट रखने के संदेश के साथ साथ मैं हमारे देश को जानना चाहती हूँ, क्या हमारा भारत ऐसा है और यहाँ की महिलाएं क्या सेफ नहीं हमारे भारत में। इसीलिए जो मेरा उद्देश्य था यात्रा का, वुमेन सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट, वो मेरा ही अपना कॉन्सेप्ट था कि मेरा एम था कि मैं भारत को जानने के साथ साथ जो मेरा मैसेज है वो जहाँ बहुत अच्छा है वहाँ और अच्छा करने के लिए इंस्पायर कर सकूँ, और भारत देश की महिलाओं को कम से कम बाहर जाने के लिए मैं थोड़ा सा इंस्पायर कर सकूँ कि मैं अगर भारत घूम सकती हूँ तो आपको अपने घर से बाहर निकल के देश के लिए कुछ करना है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा आशा, जब शुरुआत में आया कि चलो अब चलते हैं पूरे देश की यात्रा करना निकलते हैं, बहन की आपने कहा आपने शादी करा दी, माताजी को आपने एक घर बना कर दिया, जब आपने कि माताजी को बताया कि अब माताजी मैं सोच रही हूँ कि मैं साइकिल लेकर 28 राज्य की यात्रा पे निकलूंगी एक मैसेज लेकर, तो माताजी का फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मैम सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को एक बार ऐसे ही सोते टाइम में बोला कि मम्मी मैं भारत देश में एक बार साइकिल चलाना चाहती हूँ। तो मेरी माँ ने मेरे गाँव के अलावा आसपास के जो गाँव उसके अलावा किसी बड़े शहर को भी आज भी नहीं देखा मैम। तो मैंने बोला तो मेरी मम्मी बोलते तेरा दिमाग में खराब हो गया क्या, भारत देश इतना बड़ा देश, कहाँ पानी है कहाँ बर्फ़ है। मेरी मम्मी को आज भी पानी बर्फ़ सिर्फ यही पता है। तो मेरी मम्मी ने उस बात को मतलब सुना अनसुना किया। फिर कुछ दिन बाद जब मेरे दिल में वाकई अंदर से लगने लगा कि अब तो मुझे करना ही करना है, चाहे जो कुछ हो जाए, तो अंदर का जो मोटिवेशन होता है मैम, क्योंकि किसी काम को करने के लिए जब हमारे दिल में ये आता है ना कि अब करना ही करना है, तो हम 50% उससे तभी अचीव कर लेते हैं जब एक ख्याल अंदर आता है। तो ख्याल मेरे अंदर आया तो मैंने अपनी बहन को बताया, और मेरी बहन हमेशा
मेरी बेस्ट फ्रेंड भी रही है, क्योंकि हम दोनों में ज़्यादा एज का भी गैप नहीं था। बिल्कुल। तो मैंने अपनी बहन को बोला, यार निशा मेरी एक ऐसे ऐसे मैं प्लान कर रही हूँ पूरे भारत में ऐसे ऐसे देखने का और ऐसे ऐसे मैसेज देने का, आज की हमारी युवा पीढ़ी से मिलने का। तो तू बस मम्मी को ये बोलता है, मम्मी 2-3 महीने में आशा तो करके आ जाएगी। तो मेरी बहन हमेशा मेरा जो भी डिसीजन होता है उसको देखते हुए मेरी मम्मी को कन्विंस कर लेती है। बट आउट ऑफ कंसर्न बहन को भी तो कभी होगा ना कि अरे तुम तो राज्य से भी बाहर जा रही हो, तो कैसे अपना ध्यान रख पाओगी? मैम मेरी बहन को कभी आज भी ये नहीं लगता, अगर मैं उसको बोलूँ ना कि मेरे को यहाँ नहीं, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर जाना है, तो उसको ये पता है कि वो कर लेगी। क्योंकि ज़िंदगी से जो जिम्मेदार इंसान होता है ना, वो कभी भी अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन गलत नहीं लेता। और जो रास्ता होता है हमेशा, कभी भी मैंने आज भी मेरी लाइफ में ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है कि जिसको मेरी माँ को लगे कि शायद मेरी बेटी ये नहीं कर सकती। क्योंकि मुझे पता है हमारे माँ बाप को ना, हमारी फैमिली को हमारी स्ट्रेंथ क्या है ये भी पता होती है और हमारी वीकनेस क्या है ये भी पता होती है। तो दोनों मेरी फैमिली को पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। तो इसीलिए मुझे मम्मी ने या बहन ने कभी ज़्यादा रोकने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मेरी मम्मी को पता है कि अगर मेरी बेटी ने सोच लिया तो अब तो करेगी ही करेगी। अच्छा, जब आप इस यात्रा पर निकली, जी मैम, उस दौरान एक बड़ा लक्ष्य था। जी, लक्ष्य ये था कि आपको पूरे भारत की यात्रा तो करनी है, जी, लेकिन साथ में आप बहुत से युवाओं से मिलना चाहती थी, युवाओं को ये संदेश देना चाहती थी। आप न जाने कितने लाखों युवाओं से मिली। आप इस दौरान मुझे लगता है काफ़ी सीएम्स से मिली, जी मैम, और काफ़ी गवर्नर्स से मिली। जी। आपने अपने संदेश जो है वो हर राज्य तक तो पहुंचाए। जी मैम। अपने संदेश सभी डिग्निटरीज के साथ साझा भी किए और युवाओं तक भी पहुंचाए। जी मैम। तो मैं वो एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ, जब पहली बार जब अपने राज्य के बाहर निकली और किसी और राज्य में पहुंची, तो वो क्या वेलकम था? कैसे आपने अपने रहने का जो है वो इंतज़ाम किया? कैसे आप पहले सीएम तक पहुंची? मुझे ये भी खबर है कि महाराष्ट्र के सीएम वो पहले सीएम थे जिन्होंने आपसे मुलाकात की। जी मैम। तो वो कैसे हुई वो शुरुआत? मैम जिस दिन मैंने शुरुआत की थी, पहला दिन मेरा सिर्फ 40 किलोमीटर का था, और उससे पहले भी ऑलरेडी मैं माइंडली भी इतना प्रिपेयर हो गई थी कि किसी भी सिचुएशन हो मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। अच्छा। क्योंकि जो मेरा जर्नी का शुरुआत था, मैंने प्लान बनाया, प्लान बनाने के बाद उसको मतलब उस प्लान को यात्रा को करने के लिए मैंने स्पॉन्सरशिप के लिए ट्राई करना चालू किया था। तो जब मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा था, और हेल्प ना करने का सबसे बड़ा मोटो ये था, जो रीज़न था कि अकेली लड़की। जब भी मैं किसी के पास जाती थी, मेरा फाइल देखने के बाद मुझे बोलते थे आपकी टीम में कितने मेंबर हैं, तो मैं बोलती थी मुझे अकेली को करना है। तो जो अकेली वाला कॉन्सेप्ट था वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन उनके लिए इतना डिफ़िकल्ट था, कोई एक साइकिल नहीं दे रहा था। तो बहुत ज़्यादा किसी काम के लिए बहुत एफर्ट हम लगा लेते हैं, फिर इंसान को इतना पता चल जाता है कि कोई बात नहीं, अगर एक टूटा सा साइकिल भी होगा, रोज़ पंचर बनाऊंगी, रोज ठीक करूंगी, पर जाऊंगी। तो पहले दिन मैं एक साइकिल, एक पेयर कपड़े और 5,000 रुपये मेरे पास थे, जो मेरा यात्रा का पहला दिन था। और ज़्यादा एडवांस साइकिल नहीं थी, जो नॉर्मल सा साइकिल होता था वही मेरे पास था। उस साइकिल को लेकर 40 किलोमीटर के सफ़र में, जो मैंने शाम को शुरू किया और 2 घंटे में ख़त्म कर दिया, उस 40 किलोमीटर के सफ़र में मैंने 26,000 किलोमीटर का पूरा सपना अपने दिमाग में बिठा लिया कि बस मैं ऐसे से जाऊँगी, जैसे आज मैंने फ़ोन किया है, हर राज्य में जाऊँगी, अभी तो कुछ नहीं, और जहाँ भी जाऊँगी डेली मैंने 150-200 किलोमीटर का टारगेट रखा था। और रोड मैपिंग वगैरह मैंने खुद ही पहले कर लिया था, जो मैपिंग वगैरह मैंने खुद, आज भी मेरे दिमाग में पूरे हिंदुस्तान का मैप ऐसे है, मतलब मैं कहाँ गई हूँ, कैसे गई हूँ। तो करने के बाद मैम डेली मैं 150-200 किलोमीटर साइकिलिंग करती थी, और जहाँ मुझे पहुँचना होता था जिस भी शहर में, उस शहर में जाती थी। अगर वो डिस्ट्रिक्ट होता था तो वहाँ पर डीएम सर को, एसपी सर को अप्रोच करती थी मिलने के लिए भी, और लेटर वेटर में वो एक छोटी सी पर्ची में नाम लिख के वहाँ पहुँचाती थी मैं, और सर से या मैम होती थी उनसे मिलती थी। मिलने के बाद मैं बोलती थी कि सर मैं ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स में हूँ, और मेरे कुछ लेटर्स भी थे, मैं दिखाती थी उनको जो स्पोर्ट्स वाले थे, और मैं ऐसे ऐसे पूरे भारत की यात्रा पर हूँ, और मैं आज एक दिन यहाँ रुकना चाहती हूँ सर, और आज मैंने यहाँ से शुरुआत किया था और मैं यहाँ पहुँची, उस दिन मैंने शुरुआत किया है। तो एक दिन का मेरा रुकने का होल्ड कहीं भी कर देते थे मैम, वो नॉर्मल जी किसी गेस्ट हाउस में या कहीं भी, एक रात वहाँ रुकती थी। और बहुत बार तो ऐसा होता था मैम कि खाना उनको पता होता था कि लड़की कहीं लेट हो जाएगा, तो रख देते थे। बहुत बार खाना वगैरह भी नहीं मिलता था, तो मैं जो मेरे बैग में ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ ना कुछ मैं कैरी करती थी, वही खा के मैं अगले दिन की यात्रा शुरू कर देती थी। फिर एमपी से गुजरात गई, तो डेली का मेरा काम था मतलब वहाँ डीएम एसपी सर को मिलना, तो पता चलने लग गया मतलब कि कैसे अप्रोच मैं कर सकती हूँ। फिर एमपी, गुजरात के बाद मैं महाराष्ट्र पहुँची। तो महाराष्ट्र में एक जगह है मतलब सूवी प्लेस करके, गुजरात और महाराष्ट्र बॉर्डर पे, वहाँ मैं रुकी, और उस प्लेस के ओनर ने मेरा वेलकम किया और मुझसे पूछा कि मैम आप यहाँ पर किसी से मिलना चाहती हैं? अच्छा।
मैम पता नहीं उन्होंने रैंडम सा एक सवाल किया कि मैं किसी से मिलना चाहती हूँ। उनको लगा शायद आपको कोई जानता है। हाँ, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मैं सीएम सर से मिलना चाहती हूँ। अच्छा। हाँ मैम, मेरा बोलना हुआ, वो सर का मैसेज कन्वे करना हुआ, और वाकई उन्होंने रात को शाम को मैसेज कन्वे किया, और रात को 9-10 बजे मेरे पास मैसेज आता है कि अगले दिन 12 बजे मैं सीएम सर से मिलने वाली हूँ। और फर्स्ट टाइम मैं महाराष्ट्र के सीएम सर से मिली थी, उन्होंने मेरा वेलकम वगैरह किया था। तो मेरी लाइफ का फर्स्ट सीएम मीटिंग जो था वो महाराष्ट्र के सीएम सर के साथ में था। तो आप जो पहली बार सीएम से मिली, यस मैम, और आपको पता चला कि चलिए अब आपकी जो मुलाकात है वो फिक्स हो गई है जी, तो क्या था मन में, क्या था उस समय? मैम रात के सिर्फ 5-6-10 घंटे थे जिसमें मुझे नींद आया तो नहीं, क्योंकि मैं सीएम सर से मिलने वाली थी। और मेरी लाइफ में फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैं सीएम सर से मिलने वाली थी। मैं एक्साइटेड भी थी, और जो मैं काम करी थी उसको लेके भी लग रहा था कि शायद अब मैं और अच्छा कर सकती हूँ। फिर मैं महाराष्ट्र के बाद गोवा गई, तो गोवा में भी मैं डीएम मैम को मतलब रुकने के लिए रिक्वेस्ट करने गई। फिर मैम ने पूछा कि आप मतलब आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो मैंने बोल दिया कि मैं वहाँ पर भी सीएम सर से मिल के आई, जो मेरा उद्देश्य था उसके लिए मैंने मार्गदर्शन वगैरह सर से लिया, तो मैं यहाँ पर भी मिलना चाहती हूँ। ऐसे करते करते फिर मैं केरला गई मैम, तो केरला में मैं राज्यपाल सर से मिली, जब उस टाइम पे आरिफ मोहम्मद सर थे, और मैं पूरे केरला राज्य की राज्यपाल सर की गेस्ट भी रही हूँ। तो उसके बाद से तो फिर मेरा बहुत अच्छा मैसेज कन्वे होने लग गया। और फिर आंध्रा गई, तो आंध्रा में सीएम सर थे उस टाइम पे, वाईएस जगन मोहन रेड्डी सर, उनके यहाँ से तो पूरा मैसेज मेरा हिंदुस्तान के कोने कोने में कन्वे हो गया, और वहाँ से मेरे लिए सब कुछ बहुत आसान हो गया। फिर ऐसे करते करते आज मैं देश के कम से कम 7 लाख बच्चे, 5 लाख महिलाएं और 25 मुख्यमंत्री, और हमारे देश के कम से कम 27 राज्यपाल सर, और हमारे तीनों सेना के हमारे चीफ सर से भी मैं मिली हूँ, और भारतीय सेना में मैं बहुत ज़्यादा मतलब उनमें भी मिली हूँ। मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, जो आज हमारे भारत देश के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय हैं सीपी राधाकृष्णन सर, इनसे जब ये झारखंड राज्य के राज्यपाल थे तब मेरी सर से मुलाकात हुई थी, और सर के मार्गदर्शन से ही मैंने भारत यात्रा तो कंप्लीट की है, लेकिन सियाचिन की यात्रा भी कंप्लीट की है। तो मैं सर से दोबारा मिलना चाहती हूँ ताकि और मार्गदर्शन लेके मैं देश के लिए कुछ अच्छे काम कर सकूँ। क्या बात है, सैल्यूट है उस जज्बे को कि घर से निकले एक मैसेज लेकर कि साइकिल से पूरे हिंदुस्तान को कवर करेंगे और पूरे देश में हर कोने तक एक मैसेज पहुंचाएंगे कि महिलाएं इस देश में सेफ हैं और हमें महिलाओं की सेफ्टी के लिए कुछ करना है, और आप महिलाओं को ये उन्मुक्त आसमान दीजिए, वो अपनी उड़ान जानती हैं। ये संदेश लेकर आप जाती हैं, और आपको उस राह में जितने भी लोग मिलते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, और आपका ये जो संदेश है वो दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाते हैं। क्या बात है आशा जी, जज्बा हो तो ऐसा सच में। कभी कभी पूरे रास्ते में, जैसे इस दौरान जब आप 28 राज्यों की यात्रा पर थी, हज़ारों किलोमीटर के सफ़र में कई चुनौतियां रही होंगी, कई चैलेंजेस रहे होंगे, रास्ते में आपने बहुत कुछ फेस किया होगा, तो मैं वो सब समझना चाहती हूँ। क्या वो बड़े चैलेंजेस रहे? कहाँ आप रुकी, कहाँ थकी, कहाँ लगा कि नहीं अब नहीं हो सकता? मैम थकने का कॉन्सेप्ट तो उसी दिन ख़त्म हो गया था कि जिस दिन मुझे एमपी से जाना था, जब मेरा कोई हेल्प नहीं कर रहा था, उसी दिन से मैंने थकना और हारना छोड़ दिया था कि अब तो जीवन में बस। और जिस दिन पहला दिन था, उस दिन मेरी मम्मी जब मुझे मिली तो मैंने अपनी माँ को सिर्फ एक बात कही थी कि मम्मी जा, अकेले रही हूँ इस यात्रा में, लेकिन जिस दिन आऊँगी मैं पूरा भारत देश मेरे साथ होगा, इतना मेरा आपसे प्रॉमिस है। और रही बात चुनौतियों की, तो हर वेदर में मैम इस साइकिल पे देखा है, बारिश भी देखी है और ठंड भी देखा है, गर्मी भी देखा है, और कभी भी जो प्रॉब्लम्स थी ना, उसको मैंने प्रॉब्लम्स के रूप में नहीं देखा, उसको सिर्फ एक चुनौती के रूप में देखा है। और मुझे लगता था कि बहुत बार जब मैं साइकिलिंग करते करते थक जाती थी, कहीं पानी पीने के लिए रुकती थी, तो थकने वाली जो बात थी कि कम से कम 100-120 किलोमीटर साइकिलिंग करने के बाद कहीं ना कहीं सोचती थी कि बहुत मुश्किल है। लेकिन जब वो मेरी माँ का चेहरा मेरे सामने आता था ना, वो मजदूरी करने वाला, कि 20-25 रुपये 30 रुपये में मेरी माँ इतनी मजदूरी करके इतनी गर्मी में और हमारे लिए खाना लेके आती थी, उनके पास कुछ नहीं था फिर भी हमें सब कुछ देने की कोशिश करती थी। तो मेरी माँ के वो चेहरे ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है मैम। और हमारे भारत देश के वो लोग जो मुझे मतलब मेरी साइकिल एक्सपीडिशन से पहले कोई नहीं जानता था, वो लोग जब रास्ते में मिलते थे मुझे, जैसे मैं किसी चाय पीने की दुकान पे रुकती थी चाय पीने के लिए, तो दुकान वाला मुझे नहीं जानता था, और आसपास वहाँ कुछ लोग खड़े होते थे जो गाड़ी वाड़ी चलाते, ट्रक व्रक चलाते, और मेरी साइकिल पे मेरा नाम वाम देखने के बाद, मेरी यात्रा का मोटो वोटो देखने के बाद, जितने पैसे उनके पास होते थे पॉकेट से निकालते थे और मुझे ये बोलते थे कि बेटा ये आपकी यात्रा में काम आएगा। तो वो चेहरा मेरे सामने आता था कि जो इंसान मुझे नहीं जानता, वो मेरे इस फैसले के लिए, मेरा ये मैसेज पहुंचाने के लिए मुझे हेल्प किया है, तो अब मुझे बस करना है। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैम ऐसी कुछ चीज़ें रही हमारे भारत देश की जो मुझे इंस्पायर करती थी, और स्पेशली मेरी माँ का चेहरा, तो वो
ज़िंदगी में अब तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। क्या बात है, 26,000 किलोमीटर की यात्रा, एक बड़ी बड़ी प्रेरणा। लेकिन आप वहाँ पर रुकी नहीं, जी मैम। है ना? उसके बाद आपने फिर एक और एक्सपीडिशन किया जी मैम। आर्मी के साथ जी मिलकर। मैम। उस एक्सपीडिशन के बारे में समझना चाहती हूँ। मैम जब मैं भारत यात्रा करी थी हम्म। तो भारत यात्रा करते करते मैं नॉर्थ ईस्ट पहुंची और नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में पहुंची। तो हमारे असम राइफल के डीजी सर थे उस टाइम पे, जनरल पीसी नायर सर। वो मैं वहाँ सर से पहली बार मिली और किसी जनरल सर से मैं पहली बार असम राइफल में डीजी सर से मिली थी। तो सर को मैंने सारी बात बताई कि सर ऐसे ऐसे मैंने यात्रा की शुरुआत की और अभी लगभग मैं 20 राज्य कंप्लीट करके मेघालय आई हूँ और ऐसे ऐसे आगे का मेरा ये सफ़र है। तो मुझे पूछा कि आपका रुकने खाने का क्या होता है, मतलब आप कैसे रुकते हो? तो मैंने सर को बताया। तो उसी दिन के बाद से, जिस दिन से मैं सर से मिली थी, मेरा मैसेज आगे आगे कन्वे हो रहा था। और फिर मैं वहाँ से जाके जैसे बिहार से ये हिमाचल वगैरह, फिर जम्मू कश्मीर वाला मेरा रास्ता था। तो आज हमारे जो प्रेजेंट चीफ सर हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर, ये उस टाइम पे नॉर्दर्न कमांड में थे। तो सर से मैं मिली, तो सर से मिलने के बाद जो मोटिवेशन मेरे अंदर आया कि हमारी भारतीय सेना किन किन परिस्थितियों हमारे भारत देश की सेवा करती है, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, चाहे देश की सुरक्षा हो, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो। तो जज्बा देखने के बाद, सर की बातें सुनने के बाद, सर से जो मार्गदर्शन मुझे मिला था, उसी टाइम मैंने सर को बोला था कि सर मैं देश के लिए तो कुछ कर रही हूँ लेकिन मैं भारतीय सेना के लिए भी थोड़ा सा कुछ करना चाहती हूँ ताकि हमारे भारत देश की आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं देश की सेवा करने के लिए प्रेरित हो। तो बस वहीं से मैंने फैसला किया कि मैं भारत देश के साथ साथ एक भारतीय सेना के लिए एक एक्सपीडिशन करूँगी। तो कहते थे मैम कि कश्मीर से कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से कश्मीर, लेकिन मेरा प्लान था कि कन्याकुमारी से सियाचिन, क्योंकि जो नए भारत का निर्माण है जो आज की युवा पीढ़ी कर रही है, हम जैसे युवा कर रहे हैं, तो मुझे ये जानना था कि भारत कन्याकुमारी से कश्मीर नहीं, आज का जो नया भारत है, जिस भारत को मैंने देखा है वो है कन्याकुमारी से सियाचिन। क्या बात है। और सियाचिन तक गई आप? यस मैम, मैं सियाचिन तो तक गई हूँ। कुछ ऐसी जगह रही होंगी जहाँ चेक पोस्ट होंगे, जहाँ जी पे मैम। सिक्योरिटी रीजंस होंगे, वहाँ आपने कैसे कन्विंस किया? मैम सबसे पहले तो इस यात्रा की शुरुआत जो मैंने कन्याकुमारी से की थी वो 24 जून को किया था। और 2025 में क्या था कि हमारा कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती भी थी जी। तो मेरा उद्देश्य भी था सशक्त सेना समृद्ध भारत और कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती। तो 32 दिन में मैंने 4,500 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करके मैं कारगिल पहुंची और कारगिल में मैंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद मैं 15 अगस्त को उसी एक्सपीडिशन में सियाचिन पहुंची और सियाचिन में जाके मैंने रिफलिंग वगैरह किया। उसके बाद कहते हैं कि उमलिंगला दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल पास, जिसपे मतलब ऐसे नॉर्मल इंसान भी जाना मुश्किल है। तो जैसे मैं खारदुंगला पहुंची तो मेरे अंदर इतना मोटिवेशन आ गया था कि खारदुंगला क्या, मैं देश का नहीं दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट मोटरेबल पास इसी यात्रा में जाना चाहती हूँ, ताकि वहाँ पे जानना चाहती हूँ कि हमारी भारतीय सेना जो हमारे देश की सेवा कर रही है उनके साथ एक मैं जाके मतलब हमारे देश के लिए एक संदेश दे सकूँ। तो उसी यात्रा में लगभग 17,500 किलोमीटर की पूरी यात्रा मैंने की। और जो जो चेक पोस्ट होती थी जहाँ मैं जाने वाली होती थी वो आर्मी में यहाँ से वहाँ मैसेज मेरा कन्वे हो जाता था। तो वैसे वैसे मेरा मैसेज भी, और जहाँ कुछ था नहीं वहाँ हमारे भारतीय सेना की जो देश की हमारे देश की सेवा कर रहे हैं हमारे जो जवान, उनके साथ भी मैं बात करती थी, जो मेरा मैसेज था वो कन्वे करती थी उनके साथ। तो वो मुझे सबसे अच्छा भी लगता था उस यात्रा में। अच्छा आशा, 2022 से लेके 2025 तक जी मैम। 3 सालों में लगभग आपने खूब साइकिल चलाई, खूब Yes, भ्रमण किया, जी। खूब अपना संदेश पूरे देश तक पहुंचाया। जी मैम। सबसे इंटरेस्टिंग मोड़ क्या रहा? कौन लोग रहे जो कभी भूलते नहीं हैं? कौन सा ऐसा मोमेंट है जो हमेशा यादगार रहता है, या कौन सा ऐसा पल है या कौन सी ऐसी मीट है जो लगता है कि ये तो ज़िंदगी भर याद रहने वाली है? मैम जैसे मेरे फादर नहीं थे, लेकिन मेरे फादर नहीं होने के बाद भी जब मैं नेशनल पहुंची तो मेरी मम्मी के एक रिलेटिव थे ओम प्रकाश जी शर्मा जी, जो जिनसे मैं बचपन से मतलब उनको जानती थी। तो उन्होंने सबसे पहली जो साइकिल दी थी मुझे 8th क्लास में, वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल बचपन की रही है और कहीं ना कहीं आज भी वो मेरा सपोर्ट करते हैं। वो मोमेंट और हमारे देश में जो यात्रा के दौरान जो सबसे मेमोरेबल मोमेंट मेरे साथ रहे हैं, आंध्रा सीएम सर के साथ में उनसे मिलना, जहाँ से मेरा मैसेज देश के कोने कोने में कन्वे हुआ था। असम राइफल डीजी सर, जिनसे मिलने के बाद वाकई लगा कि मैं ज़िंदगी में बहुत बड़े कुछ कर सकती हूँ। और हमारे चीफ सर जो आज तीनों चीफ है हमारी भारतीय सेना के, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, और हमारे आर्मी के चीफ सर उपेंद्र द्विवेदी सर, उनसे मिलके भी वाकई जीवन में मैं लगा कि
कभी भी कोई भी फैसला अगर ठान लिया तो वो बड़ा नहीं होता, सिर्फ एक सोच की ज़रूरत होती है। आशा, एक लंबा सफ़र आपने तय किया, जी। 3 साल तक आपने लगातार साइकिल चलाई, जी संदेश अपना पहुंचाया सब तक। जी अमूमन क्या होता है भारतीय घरों में ना, अगर कोई बच्ची अपने घर से बाहर निकलती है जी या साइकिल लेकर जाती है तो पेरेंट्स को कंसर्न होता है, ज़्यादा दूर मत जाना, जी कहीं दूर जा रहे हो तो किसी के साथ जाना, जी। अकेले मत जाना। जी आपने तो अकेले पूरे देश में साइकिल चलाई। जी। क्या इस पूरी यात्रा के दौरान आपको कभी किसी ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा जो शायद बहुत मुश्किल रही होगी डील करनी, या ईव टीजिंग, या किसी ने कभी परेशान किया, या किसी ने कभी आप पे कोई ऐसा कमेंट किया जो आपको लगा हो कि ऐसा क्यों होता है, या आप जिस मैसेज को लेकर निकली हैं वो मैसेज कितना अच्छा है, कितना प्योर है कि वीमेन शुड बी सेफ एंड वीमेन शुड बी एम्पावर्ड, और ऐसे में आपको इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ मैम, ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ। और रही बात इस भारत देश में, मैंने बहुत सारी इतनी खूबसूरती देखी है ना कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। जो कहते हैं ना, भारत एक महान देश है, इसकी मैंने इस भारत देश की कम से कम 60,000 किलोमीटर की जर्नी में हज़ारों महानताएं मैंने देखी हैं। एक नॉर्मल सा इंसान जो भारत में अच्छे काम करने के लिए मदद कर सकता है, और कहीं ना कहीं जो कभी कभी घटनाएं, दुर्घटनाएं जो होती हैं, महिलाओं को लेकर हो गया या किसी और चीज़ को लेकर हो गया, तो मुझे लगता है कि जो सेफ्टी की फर्स्ट जिम्मेदारी जो होती है वो हमें खुद फॉलो करनी होती है। क्योंकि जैसे मैं साइकिलिस्ट हूँ, सपोज़ करिए कि मैं साइकिलिंग करी हूँ तो मैं नाइट में भी कम से कम 40% जर्नी मैंने रात को किया है, और मैं अपनी सेफ्टी का खुद ध्यान रखती थी। और हाँ, कुछ भारत देश के ऐसे राज्य है जो वहाँ पर डेवलपमेंट की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे किसी ने बीच रास्ते में परेशान किया हो, या फिर ऐसा हुआ हो कि मेरी किसी ने मदद नहीं की हो। ऐसा हुआ नहीं है। बस 2-3 जगह ऐसा हुआ है कि जहाँ मुझे लगा कि वाकई मेरा मैसेज ठीक नहीं है क्या, वो ज़रूर मुझे लगा था, बाकी तो और कुछ मेरे साथ नहीं हुआ है। अच्छा आशा, साइकिलिंग के अलावा आप फिटनेस फ्रीक भी हैं। जी मैम। लोगों को फिटनेस का संदेश भी देती हैं और जी। लोगों को योग के साथ भी जोड़ने का काम कर रही हैं आप जी मैम। बेंगलोर में। जी तो मैं उसके बारे में समझना चाहती हूँ कि आप किस तरह लोगों को प्रेरित करती हैं, युवाओं को कैसे प्रेरित करती हैं, और बहुत सारी हम प्रॉब्लम से डील करते हैं, जी। जैसे विटामिन B12 हो, विटामिन D हो, जी। या फिर D3 हो, जी। इसको आपने खुद भी डील किया। जी मैम। लेकिन आपने ये भी बताया लोगों को कि हमारा खान पान जी और हमारी फिटनेस जी। और योग, जी ये एक दूसरे के साथ अगर मिल जाएं जी। तो मुझे लगता है कि हमारा लाइफस्टाइल पूरा हेल्दी हो जाता है। यस मैम। तो कैसे आप लोगों को प्रेरित मैम, आज के जो टाइम में मैंने देखा है, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट और हमारा डाइट। हम कभी कभी तो क्या होता है ना कि ना ही टाइम मैनेजमेंट निकाल कर पाते हैं और ना ही अपने डाइट फॉलो कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो फूड हो गया आज का, उसे हमें ठीक करना है। और रही बात हमारा जो माइंड सेटअप है टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ में, हमारा माइंड सेटअप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैम। जैसे आज की बहुत सारी महिलाओं में मैंने देखा है कि घर में होते हुए भी कहीं ना कहीं उनकी ये सोच होती है, मुझे सिर्फ डर लग रहा है, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम है। आधी प्रॉब्लम तो हमारी बॉडी खुद ठीक करती है। जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेडिसिन थोड़ा करेगी, लेकिन आधी चीज़ें हम खुद अपने खाने से, अपनी विचारधारा से ठीक करते हैं। और रही बात में शरीर में कुछ कुछ चीज़ों की कमी होना और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होना, ये सबसे इम्पोर्टेंट खाना ही है मैम। खाना और हेल्थ के लिए वर्कआउट कम से कम आप 20 मिनट अपनी बॉडी के लिए निकालिए। जिस तरह हम अपने काम के लिए निकालते हैं, अपनी लाइफ की भाग दौड़ के अलावा भी 20 मिनट आप अपने लिए निकालिए, और अपने माइंड को शांत करने के लिए, क्योंकि इतनी सारी समस्याएं हमारी ज़िंदगी में चल रही होती है कि कहीं ना कहीं तो हमें लगता है कि मैं तो बस ख़त्म होने वाला हूँ। ऐसा मोड़ भी हमारी लाइफ में आता है। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैम योग। दिमाग को मानसिक रूप से अगर तनाव दूर करना है तो योग भी करना होता है। और रही बात मैं अपने फिटनेस के लिए बोलूँगी तो मेरी डाइट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं खाती हूँ जो मेरी हेल्थ के लिए, हेल्थ इशू मेरे लिए क्रिएट करे। और डेली मैं वर्कआउट वगैरह भी करती हूँ। और फिटनेस की अगर मैं बात करूँ तो फिट इंडिया का जो संदेश है आज हमारे भारत देश में, प्रधानमंत्री जी का भी संदेश है, उसको भी उसको भी मैं आगे बढ़ाने के लिए पूरी युवा पीढ़ी से यही कहूँगी कि आप अपने लिए खुद के लिए कम से कम 20 मिनट से आधा घंटा निकालिए, ताकि आप फिट रह सके। और आप फिट रहेंगे तो आपका दिमाग भी ठीक से काम करता है। रेगिस्तान हो, ग्लेशियर हो, टेढ़े मेढ़े रास्ते हो, जी मैम। आपने तो पूरे भारत का भ्रमण किया है। जी। कौन सी ऐसी जगह है जिसने आपको रोक लिया कि अब तो चाहे शाम भी हो जाए, मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ और मैं कुछ समय यहाँ रुक कर इसे फील करना चाहता हूँ? वो कौन सी जगह थी?
मैम सबसे पहले तो कहूँगी भारत देश का हर कोना ऐसा है कि घर से बाहर निकलने के बाद यही लगेगा कि बस यहाँ कुछ टाइम और रुकूं। लेकिन फिर मुझे लगता था कि मेरी मंजिल जो है वो यहाँ रुकना नहीं, पूरा देश मेरा इंतज़ार कहीं ना कहीं कर रहा है। और मुझे अगर सबसे अच्छी कहीं खूबसूरती वाली अगर मैं बात कहूँ तो नॉर्थ ईस्ट, जहाँ क्लाइमेट हो गया या फिर पोल्यूशन हो गया वो बहुत कम है, मतलब अदर स्टेट की तुलना में। और लेह लद्दाख भी मुझे बहुत सुंदर लगा, मतलब वहाँ का क्लाइमेट हो गया, वहाँ के लोग हो गए। और वहाँ के लोगों को देखकर मुझे ये लगता है कि उनके पास जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत कम है, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, लेकिन जो वहाँ की ज़िंदगी है वो अनलिमिटेड ज़िंदगी जीते हैं। और दिल्ली में आके लगता है कि हमारे पास सब कुछ अनलिमिटेड है, लेकिन हमारी ज़िंदगी फिर भी कहीं ना कहीं बहुत कम है। तो इसीलिए हमें छोटी सी चीज़ों में बड़ा कुछ करना होता है। बिल्कुल। तो ये मैंने अपने लेह लद्दाख से मैंने यही सीखा है कि छोटी सी चीज़ों में हमें खुश रहना है और उसी में हमें बहुत सारे सोर्सेस क्रिएट करना है। आशा, जब पहली बार पूरे हिंदुस्तान का जो आप सफ़र है वो तय करके जब वापस घर पहुंची, जी मैम, तो माता जी का रिएक्शन क्या था? मैम मेरी माँ, जब मैं पूरी यात्रा ख़त्म करने के बाद मैंने दिल्ली में अपनी यात्रा ख़त्म किया था और मेरा सपना था कि मैं हमारे देश की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैम जो है हमारे देश के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल है, तो उनसे मैं मिलूं, लेकिन उनसे मिलना हो नहीं पाया था। और पीएम सर से भी मिलना नहीं हो पाया था। लेकिन उसके बाद भी मैं जैसे जैसे दिल्ली में यात्रा ख़त्म करके मैं चली गई थी कहाँ, अपने घर भोपाल में। भोपाल में जाने के बाद सबसे पहले मैं अपनी मम्मा से मिली, जो मेरी माँ के सपने थे कि कहीं ना कहीं मैं बहुत बड़े थिएटर में मतलब मूवी देखने अपनी मम्मा को लेके जाऊँ। तो मैंने अपनी मम्मा को भोपाल वगैरह में मूवी वगैरह दिखाया और मेरी मम्मा ने मुझे तो कुछ कहा नहीं, लेकिन होता है कि मेरी माँ को कभी मैंने कितना ही बड़ा काम कर दूँ, उनको कभी भी उस चीज़ को लेकर प्राउड नहीं होता कि मेरी बेटी ने बहुत बड़ा काम किया। बस वो हमेशा मुझे यही बोलती है कि बेटा जो कर रहे हो ना, तुम्हें सिर्फ मेरी आशा नहीं, पूरे देश की माँ जितनी है उनकी आशा बनना है। क्योंकि अगर मैं अकेली माँ की आशा रहूँगी तो सिर्फ अपनी मम्मा के लिए अच्छा कर पाऊँगी, लेकिन अगर मैं पूरे देश की अगर माँओं की आशा बनूँगी तो मैं पूरे देश के लिए कुछ अच्छा कर सकती हूँ। क्या बात है। चलो आशा, अब हम एक ऐसे सेगमेंट पे आ गए हैं जहाँ हम रैपिड फायर खेलेंगे आपके। जी मैम। तैयार हो आप? यस मैम। आशा क्या है? मैम आशा वो एक उड़ान है और वो कभी नहीं रुकने वाला एक विचार है और जो सोच लिया वो करने के लिए जज्बा है। मैम आशा, आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन? मैम मेरी मदर मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, जिन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानी, तो मैं भी नहीं मान सकती। आशा के लिए साइकिलिंग क्या है? मेरे लिए साइकिलिंग में मेरे लिए सब कुछ है एंड मैं कहूँगी साइकिल इज़ माई फॉरएवर, कि इसने मुझे दुनिया में या देश में या मेरी ज़िंदगी में मुझे जो चाहिए था, जो मुझे करना था, वो सब कुछ करने के लिए इंस्पायर किया, प्रेरित किया और मैं अपनी मंजिल तक इसके साथ पहुँची। आशा, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ? मैम जब मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रही थी और देश के मतलब बच्चों से, जो 7 लाख बच्चे से मेरा मिलना और हमारे देश के 2 लाख अधिकारियों से मिलना, और जहाँ लोग नहीं पहुँच सकते वहाँ मैं पहुँची, वो मेरे लिए सबसे हैप्पीनेस मोमेंट है। टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ? मैम मेरे लिए मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी माँ को मतलब उस स्थिति में देखना, उस परिस्थिति में देखना कि जहाँ एक बच्चा नहीं चाहेगा कि उसकी माँ के पास चप्पल नहीं है, फिर भी वो मजदूरी करती है। किस पल ने आपको तोड़ दिया? मैम कभी मुझे किसी पल ने नहीं तोड़ा, हमेशा हर पल ने मुझे जोड़ने की कोशिश की है। कोई ऐसा पल जहाँ पर आंसू नहीं रुक पाए? मैम सबसे पहले तो आंसू मुझे आते नहीं हैं, क्योंकि आंसू उन लोगों को आते हैं कि जिनको लाइफ में लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, या फिर आंसू उन लोगों को आते हैं कि जब लगता है कि मैंने जो सपना देखा था वो पूरा कर लिया। आशा, हर मोड़ बहुत खूबसूरत था हिंदुस्तान का जिसमें आप साइकिल चला रही थी। यस मैम। लेकिन वो एक पल जो आपके लिए सबसे एडवेंचरस था? मैम मेरे लिए सबसे एडवेंचरस पल वो था कि जब मैं सियाचिन के लिए अप्रोच कर रही थी और हमारी भारतीय सेना ने मेरा सपोर्ट किया। वो बहुत एडवेंचर पल था और उनके साथ जो बिताया वो लम्हा था, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। आशा को क्या पसंद है? वैसे तो आशा फिटनेस फ्रीक है, लेकिन अगर खाने की बात की जाए तो आशा को क्या पसंद है? मैम खाने में मुझे मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, चाहे वो आप कुछ भी प्लेट में सर्व करके रख दीजिए। और खाने में मैं कभी भी कमियां नहीं निकालती हूँ। मुझे लगता है कि एक टेस्ट नहीं आता मुझे खाना, मैं सिर्फ अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए। आशा, अगर आज साइकिलिस्ट ना होती तो क्या होती? मैम साइकिलिस्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं देश के लिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर रही होती। आशा, आप कई मेडल्स लेके आए थे, रनिंग में भी आप एथलीट थे। जी मैम। आज क्या वो एथलीट आपके अंदर जिंदा है? मैम हमेशा वो एथलीट पहले भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक वो जिंदा है। क्या बात है। आशा, भविष्य के क्या सपने हैं? मैम मेरे सपने हैं कि जो मेरा संदेश था, जो मेरा काम था, चाहे वो
को लेकर एम्पावरमेंट की दृष्टि से हो, चाहे महिला सुरक्षा की दृष्टि से हो, मैं उसी काम को हमेशा कंटिन्यू करना चाहती हूँ। हमारे देश के पीएम सर का और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैम का जो सपना है कि हमारा जो देश है बहुत आगे जाए, देश की युवा पीढ़ी आगे जाए, तो मैं उस सपने को पूरा करने के लिए हमेशा कोशिश करूँ, सपने को पूरा करना चाहती हूँ। आशा मालविया, जी मैम। द सोलो साइकिलिस्ट। जी मैम। आज जब पीछे मुड़कर उस नन्ही सी आशा को देखती है जो कभी भी निराशा को अपने जीवन में नहीं आने देती थी और आज भी नहीं आने देती, तो क्या पाती है? वो नन्ही सी आशा कितनी अलग थी और आज की आशा कितनी अलग है? मैम, आज की आशा में जो पेशेंस है, जो जज्बा जुनून है कुछ भी करने के लिए, वो मतलब पहले नहीं था जितना पेशेंस आज मेरे अंदर है। और आज जो प्रॉब्लम से लड़ने के लिए जो हौसला मेरे पास है, मुझे लगता है कि वो पहले नहीं था। और आज मैं दुनिया का जो काम सोच सकती हूँ वो कर सकती हूँ, इतना मुझे पता है। आशा, ऐसा कोई सपना जो आप पूरा करना चाहती हो? फिर से मैं यात्रा करना चाहती हूँ और फिर से जो मेरा संदेश है उसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अच्छा, ये बताइए ऐसी कोई अपकमिंग जर्नी जिसके बारे में आप हमें कुछ बताना चाहें? मेरी मैम अपकमिंग जर्नी कुछ दिसंबर में मैंने 2-3 प्लान किया है और मैं ईस्ट टू वेस्ट भी साइकिल यात्रा करना चाहती हूँ, किबतू से लगा के गुजरात तक। उसी में मैं चाहती हूँ पूरा देश मेरा सपोर्ट करे। आशा, हम कहते हैं ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है जी। और इसे और खूबसूरत बनाती है महिलाएं, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो। जी मैम। जैसे आपके लिए आपकी इंस्पिरेशन आपकी माँ है, जी मैम। जिन्होंने आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का रंग भर दिया। तो इस खूबसूरत सी जिंदगी के नाम एक खूबसूरत सा संदेश हर उस युवा के नाम, हर उस महिला के नाम जो आपको इस वक्त सुन रही है। मैम, मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी का एक गोल बनाइए और उस गोल के लिए तब तक मत रुकिए जब तक आप अपने गोल को पूरा नहीं कर लेते। चाहे ज़िंदगी में जितनी सारी चुनौतियाँ, जितनी सारी प्रॉब्लम्स आए, कभी भी किसी प्रॉब्लम को इतना बड़ा नहीं करना है जितनी बड़े हमारा गोल होता है। और सपना वही देखिए जो आप पूरा कर सकते हैं। सपने वो नहीं देखना है जो होता है कि हमें फेक लाइफ की ओर लेके जाता है। जैसे आज के लिए मैं कहना चाहूँगी आज की सोशल मीडिया की जो लाइफ है, जैसे हम देखते हैं कहीं ना कहीं एक दिन में रील इतनी वायरल हो जाती है कि इंसान अगले पल में फेमस हो जाता है और 10 दिन बाद उसे लोग भूल जाते हैं। लेकिन वो ज़िंदगी आपको नहीं जीना, आपको प्रैक्टिकल ज़िंदगी जीना है। और आपके जीवन से ये आपको जानना है कि आप चाहते क्या हैं। जो आप चाहते हैं करने के लिए उस पर आपको फोकस रहना है। और सफलता मुझे लगता है एक दिन में नहीं मिलती, उसके लिए हज़ारों दिन मेहनत करना पड़ता है, सालों मेहनत करना पड़ता है। तो आपकी अपनी सालों की मेहनत पे भरोसा रखना है, क्योंकि सक्सेस वही लोग होते हैं जो हमेशा कंटिन्यू मेहनत करते रहते हैं। और आज की महिलाओं के लिए भी मेरा एक संदेश है कि जो सेफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू से जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं, मैंने इस देश को देखा, इस देश की हर खूबसूरती को देखा है। और मैं इस देश की यात्रा करने के बाद अगर आज आपके सामने, पूरे देश के सामने सेफ़ हूँ, तो आप भी हर जगह सेफ़ है और आप जो चाहती है वो कर सकते हैं। आशा, निश्चित रूप से आप एक इंस्पिरेशन हैं और आप हम सबको इंस्पायर करते हैं। हम सबको इंस्पायर करने के लिए, हम सबको एक नया संदेश देने के लिए और हम सबको ये बताने के लिए कि अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वो होने के लिए जो आप हैं, जो आप आशा है और आप सब में आशा भर देती हैं। और आप जो ये संदेश देती हैं कि निराशा का कोई स्थान नहीं होगा अगर आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ आशा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और इसी के साथ यही कहना चाहूँगी कि आशा होनी चाहिए, निराशा का कोई स्थान नहीं होगा। जज्बा होना चाहिए तो फिर डर नहीं होगा, लेकिन कदम आपको ही बढ़ाने होंगे, क्योंकि ये उन्मुक्त आसमान आपका तभी होगा जब आपके अंदर वो काबिलियत होगी, आपके अंदर वो जज्बा होगा, आपके अंदर वो हौसला होगा कि आप इस उन्मुक्त आसमान में अपनी उड़ान भर सकते हैं। इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से ज़मीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो, इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।